आज़ादी मिली है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ उनके ऊपर जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। हाँ, तो आज़ादी क्या, मर्द की प्रवृत्ति वही है। मैं मर्द हूँ, मैं भाई केवल ड्यूटी जाऊँगा आऊँगा और मुझे जाने से पहले नाश्ते चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे जूते में पॉलिश चाहिए, मुझे कपड़े में प्रेस चाहिए, आऊँगा तो मुझे चाय चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉपरेशन नहीं है। स्थिति तो बदली है, हमें मिली है आज़ादी काम करने की। हमने बहुत जद्दोजहद किया इस आज़ादी के लिए, बहुत हमें संघर्ष करना पड़ा। हमें यूं ही नहीं मिला, लेकिन मिला तो भी हम कई तरह के संघर्ष कर रहे हैं। हम बाहर भी करते हैं, हम घर में भी करते हैं। घर में नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हम हैं पटना में और हमारे साथ हैं एक CPI की जुझारू महिला राजनीतिकार शगुफ्ता राशिद। ये जो हैं ये अधिवक्ता भी हैं और अल्पसंख्यक समाज से आती हैं। मैडम, आप एक महिला हैं और अल्पसंख्यक समाज से आती हैं। हमारे देश में या कहिए राज्य में, बिहार में 1947 के बाद से महिलाओं की स्थिति जो थी 1947 से पहले या 1947 तक बहुत ही दयनीय स्थिति थी। ढेर सारी कुरीतियाँ हमारे समाज में थी। जैसे सुनने में आता है कि स्तन टैक्स से लेकर के बाल विवाह, सती प्रथा जैसी अनेक तरह की कुरीतियाँ थी। धीरे धीरे समाज बदला, सरकारें आई, उन्होंने काफ़ी बदलाव भी की इसमें। तब से लेकर अभी 2025 तक वर्तमान में जो 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, अब नीतीश कुमार ने खूब प्रचार प्रसार की कि हमने जो है आधी आबादी के लिए काफ़ी काम किया। इतना काम किया कि अपने देश यानी कि भारत में कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री इतना महिलाओं के प्रति काम नहीं किया जितना हमने किया। जैसे आरक्षण का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, विभिन्न तरह की योजना चलाया गया हो। आप खुद एक राजनीतिकार हैं और महिला हैं। क्या आप नीतीश कुमार द्वारा किए गए महिलाओं के उत्थान के कार्यों से संतुष्ट हैं या और अभी काम बाकी है महिलाओं के? देखिए, आपके सवाल आपने जो कहा उसमें 3-4 सवाल निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो जो आपने बोला कि जो हमारी आज़ादी 1947 के बाद महिलाओं की जो स्थिति थी, कुरीतियाँ थी, उसमें क्या हुआ। तो कुरीतियाँ तो ख़त्म हुई हैं। जैसे स्तन टैक्स की बात कही आपने कि उनको तो कपड़े पहनने का अधिकार मिला, फिर बाल विवाह ख़त्म हुई, फिर सती प्रथा वो ख़त्म हुआ। तो जो कुरीतियाँ थी वो तो ख़त्म हुई धीरे धीरे डेवलपमेंट के हिसाब से। और जहाँ तक रही फिर आपने कहा नीतीश कुमार की बात, तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो वोट लिया था आधी आबादी का, जिस बुनियाद पे शराबबंदी, जो उनका मेन मुद्दा था शराबबंदी, हम शराबबंदी कराएंगे, तो महिलाओं ने खुशी खुशी नीतीश जी को वोट दिया। क्यों? क्योंकि जो पैसा वो शराब में जा रहा था वो पैसा बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य पे खर्च होना था, ठीक। लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा हुआ। उल्टा ये हुआ कि शराबबंदी तो हुई वो आंखों के सामने, लेकिन पीछे क्या हुआ, शराब जो है वो उसका ये हो गया, उसका ठेका होने लगा जी। शराब की कालाबाजारी होने लगी, शराब ब्लैक में बिकने लगे। शराब बिकने बंद नहीं हुए, बल्कि शराब ब्लैक में बिकने लगे, ठीक है। और ये माफिया लोगों का जन्म हुआ, शराब माफिया का जन्म हुआ। चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ और सिविल कोर्ट में मैं इस तरह की केसेस भी, एक्साइज केसेस भी देखती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि शराब नहीं बिक रहा है या शराब नहीं पी रहे हैं। हो क्या रहा है कि शराब 10 गुनी रेट पे बिक रहा है और 10 गुनी रेट पे बेचा जा रहा है। आज भी हमारे जो बिल्कुल निम्न कह ले, बिल्कुल गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, वो लोग पी रहे हैं शराब, और उनके पैसे कल वो 10 रुपये खर्च करते थे, आज उसी एक बोतल शराब के लिए वो 100 रुपये खर्च कर रहे हैं। वो रेशो आप समझ लीजिए। मुझे तो रेट नहीं पता है कि एक बोतल शराब का क्या रेट है, लेकिन एक बोतल अगर आप 10 रुपये में खरीद रहे हैं तो वो खरीद रहे थे
जब वो खुला हुआ था, जब वो बिक रहा था। आज जब बंद हो गया है तो वही शराब 100 रुपये में बिक रहा है। तो आज वो जो परिवार जो सोच रहा था कि कल के हमारा 10 रुपये बचेगा, जो हमारे पति हैं, जो हमारे बच्चे के फादर हैं, वो जो दिहाड़ी लाते हैं कमाकर, वो पैसा हमारे बच्चे की शिक्षा में जाएगा, स्वास्थ्य में जाएगा, हमारा उत्थान होगा। हो क्या रहा है, और 100 गुना घर से वो पैसा जा रहा है। प्लस जो बच्चे हैं उन्हें वो इसको अपना व्यापार समझ लिए कि नहीं, और इसमें डेवलपमेंट हुआ। मैंने देखा कि जो बच्चे कल तक फुटपाथ पे 10 रुपए के लिए तरसते थे, आज उनके कई मकान हैं, उनके शरीर पे कई वो भारी गले में जेवर हैं, अंगूठियां हैं, ये हैं। तो आखिर शराब बंद हुआ तो हमारे जो ये बिहार शहर में, राज्य में शराब आया कहाँ से आ रहा है? क्योंकि चारों तरफ तो हमारे स्टेट के जो भी हैं वो बॉर्डर पे जो खड़े हमारे सिपाही हैं, तो कहाँ से आ रहा है? ये एक सवाल बनता है कि जो अभी भी जो ब्लैक में बिक रहा है, जो माफिया लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, वो हमारे बिहार के बॉर्डर के अंदर आ कहाँ से रहा है? ठीक। और अगर बिहार में ही है तो बिहार में बन कहाँ रहा है, रखा कहाँ रहा है? वो ट्रक भर वो शराब पकड़ी जाती है। तो वो यहाँ पर बिल्कुल फेल हो गए। लीजिए, एक लॉस आपका हुआ कि आपने परचेज जहाँ 10 रुपये में कर रहे थे, आज वो 100 रुपये जा रहा है। दूसरा, जब आप पकड़ाते हैं पीते हुए या फिर आप बेचते हुए, तो आप कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे आपको आर्थिक बोझ पड़ता है। ठीक है, आपको अगर पी कर पकड़ाए हैं तो आपको उतना फाइन देना है, छूट जाना है। अगर आपने बेचते हुए पकड़ा है तो आपको इतना वो लीटर के हिसाब से कितना लीटर है तो इतना महीना, इतना लीटर तो इतना महीना आप कस्टडी में रहेंगे, फिर आप छूट जाएंगे। तो आप देखिए कि कहाँ वो 10 रुपये की शराब पी रहा था, आज उसके ऊपर कहाँ हजारों का बर्डन है। तो यहाँ पर नीतीश जी बिल्कुल फेल हो गए। अगर उन्होंने कहा कि मैं शराब बंद कर दूंगा तो उनको बंद करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप दूसरा एक प्रॉब्लम देख लें, रेप का। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, महिलाओं के साथ रेप होता है। तो कितने रेप के केसेस हैं? ठीक है, क्या बंद हुए? नहीं हुए। अगर सरकार चाह ले तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है, लेकिन नहीं रुक रहा है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं सरकार विफल हो रही है, नीतीश जी की सरकार विफल हो रही है। और आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर कांड, बालिका कांड, वहाँ पर बच्चियों के साथ क्या व्यवहार हुआ, लास्ट में आप देखिए नतीजा क्या हुआ, सारे आरोपी छूट गए। ठीक है, तो इस तरह से मनोबल बढ़ता है अपराधियों का। अभी देखिए आप यहाँ पर कुम्भरार में, इधर वो ब्लाइंड बच्चियों का, वहाँ पे किस तरह से बच्चियों के साथ वहाँ पर फिजिकल उसको हरासमेंट किया जाता था। तो कहीं ना कहीं इनके इस राज्य में जो ये मिली भगत की जो राजनीति कर रहे हैं, जो मिली भगत की राजनीति है, इसमें बच्चियां, औरतें कहीं कोई सेफ नहीं है। आप या तो आप सरकार के कस्टडी में रहो, या आप अपने घर में रहो, या स्कूल में रहो, या कहीं भी रहो। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अपराधी जो होते हैं उनके माइंड में ये जा रहा है कि हम कुछ भी अपराध कर लेंगे, होना क्या है, 7 महीना 8 महीना मैं जेल में रहूँगा, फिर ट्रायल चलेगा, फिर मैं किसी तरह से मैं छूट जाऊँगा। क्योंकि एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कितना घिनौना कांड हुआ था मुजफ्फरपुर बालिका गृह में, बाकी सब छूट गए। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में जो अपराधी मनोवृत्ति के हैं, वैसे लोगों को मनोबल देता है, उनको मनोबल बढ़ाता है उनका। तो नीतीश जी बिल्कुल जो ये 20 महिला उत्थान के नाम पे ये नाटक हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि वो हर जगह फेल हो रहे हैं। वो शराबबंदी के मामले में, महिला और बच्चियों की सुरक्षा के मामले में हर जगह फेल हो रहे हैं। और आपने कहा नौकरी, ठीक है, नौकरी आप दे रहे हैं तो नौकरी की स्थिति आप देखिए क्या है। ठीक है, नौकरी की स्थिति ये है कि महिलाओं को मैंने नौकरी दिया, कहाँ दिया? पटना की महिलाओं को 100 किलोमीटर दूर। ठीक है, एज अ गेस्ट फैकल्टी भी हूँ नवादा विधि महाविद्यालय में। ठीक है, तो मैं सुबह 5:30 बजे बस पकड़ती थी और मैं कॉलेज उतरती थी। तो आप देखिए, मैं तो वीक में 1 डे जाती थी, गेस्ट फैकल्टी थी तो वीक में 1 डे जाती थी। लेकिन वो महिलाएं जिनको डेली सफ़र करना है, ठीक है, वो महिलाएं 3:30 बजे भोर में उठेंगी, 4:30 बजे घर से निकलेंगी, 5:30 बजे वो बस पकड़ेंगी, फिर वो अपने अपने गंतव्य तक जाएंगी, फिर वहाँ से फिर गांव के अंदर तक जाएंगी।
तो उनका जो फर्स्ट जो एनर्जी है, जो वो बच्चों को एजुकेट करती है एनर्जी वो देती, वो एनर्जी उनका जर्नी में लॉस हो गया। ठीक है, अब वो क्या पढ़ाएंगी? वहाँ जाकर सोएंगी ना। जो ये वीडियो दिखाते हैं कि शिक्षिका सो रही हैं, तो क्यों सो रही हैं? ऑलरेडी महिलाएं बायोलॉजिकल सिस्टम के अनुसार कमज़ोर होती हैं। उसके बाद उन्हें वो जब माँ बनती है, उसके बाद उनकी बॉडी कमज़ोर होती है। फिर उन्हें घर में खाना बनाकर घर के काम करके जाना होता है। उसके बाद वो जर्नी करती हैं, तो उनकी जो टोटल एनर्जी है वो तो ख़त्म हो गई। तो वो एक स्कूल में जाकर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ठीक, अब उनको वापस वहाँ से चलना है, वापस वही उनकी रूटीन, वही बस की जर्नी, घर आएंगी, रोड का ट्रैफिक। ठीक, वो घर आएंगी, आकर फिर वो घर के काम करेंगी, बच्चों को संभालेंगी, हस्बैंड को संभालेंगी। उसके बाद फिर वो 12, साढ़े 12, 1 बजे सोंगी, फिर उनकी जर्नी 3:30 बजे शुरू होगी। तो आप बताइए एजुकेशन क्वालिटी कहाँ है? सरकारी स्कूलों की एजुकेशन क्वालिटी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब आप बोलेंगे टीचर पढ़ाते नहीं, टीचर के पास एनर्जी कहाँ बचा? आप उनका जो उनका जो रहने का जो इलाका, जो उनका एड्रेस है, उससे वो आप 2-4 घंटे 1-2 घंटे की दूरी पे आप दीजिए, मैनेज कीजिए ना, आप सपोर्ट कीजिए। नौकरियाँ दे दिया, परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी हैं जिनका जो आवास है, उससे आप 1-1.5 घंटे के अराउंड में आप दीजिए, तो क्या होगा ना, इससे वो एजुकेशन क्वालिटी दे पाएंगे बच्चों को, और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे बेहतर शिक्षा ले पाएंगे। और इससे क्या होता है ना कि महिला और औरतों के बीच का रिलेशन, आप गहराई से जाइएगा तो औरतें थकी होती हैं, तो हस्बैंड वाइफ के बीच का कहीं ना कहीं रिलेशन ब्रेक होता है। चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ, तो मेरे सामने चीज़ें आती हैं कि मैं सोचती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं जाती हूँ, तह तक जाती हूँ, मैं उनसे बातें करती हूँ, मैं एज अ काउंसलिंग भी करती हूँ, बातें भी करती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सब का कारण हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन को ख़त्म भी कर रहा है, उनके बीच डिस्प्यूट हो रही है, उनके बीच जो प्रेम है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि औरतें थकी होती हैं तो वो क्या करेंगी? ठीक है, और मर्द की अपनी डिमांड होती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ नीतीश जी ने वो एक बस कर दिया, उसका क्या रिजल्ट होगा वो प्लानिंग करके उन्होंने नहीं किया। अच्छा, वो प्लानिंग करके नहीं किया। मैडम, मेरा सवाल था कि पहले जो था 1947 के दौर में जो दुर्दशा था स्त्रियों के साथ, और आज के दौर में काफ़ी अंतर हुआ है या नहीं? बिल्कुल अंतर तो हुआ है। जैसे पहले क्या था ना, पहले आज़ादी मिली है महिलाओं को कि नहीं? महिलाओं को आज़ादी मिली है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ उनके ऊपर जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। हाँ, तो आज़ादी क्या, मर्द की प्रवृत्ति वही है, मैं मर्द हूँ, मैं भाई केवल ड्यूटी जाऊँगा, आऊँगा, और मुझे जाने से पहले नाश्ते चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे जूते में पॉलिश चाहिए, मुझे कपड़े में प्रेस चाहिए, आऊँगा तो मुझे चाय चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, लेकिन कॉपरेशन नहीं है। स्थिति तो बदली है, हमें मिली है आज़ादी काम करने की, हमने बहुत जद्दोजहद किया इस आज़ादी के लिए, बहुत हमें संघर्ष करना पड़ा, हमें यूं ही नहीं मिला, लेकिन मिला तो भी हम कई तरह के संघर्ष कर रहे हैं। हम बाहर भी करते हैं, हम घर में भी करते हैं। घर में राशिद जी, जिस तरह से आप महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती हैं, आपका एक एनजीओ भी है, और आपने कितनी महिलाओं का निःशुल्क केस भी लड़ा है। जिस तरह से आप राजनीति में आई, राजनीति में आने के बाद आप वकालत कर रही हैं, तो हमें लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए एक आप आदर्श के रूप में पहचान अपना बना रही हैं। जी, मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरी जो जर्नी है वो बहुत कम उम्र से मैंने शुरू की थी। थिएटर से शुरू किया था, एक मुस्लिम परिवार, मैं पटना सिटी के सदरगली मोहल्ले से आती हूँ। उस समय 1994 वेरी कंजर्वेटिव, उस समय लड़कियों का घर से बाहर निकलना, लोग वो निगेटिव के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते थे। उस दौर में हम 4 बहनें बड़ी थी, और हम चारों बहनें को फादर ने काफ़ी सपोर्ट किया। हम लोग पढ़े, और सब ने पढ़े। बड़ी सिस्टर भी अभी डॉक्टर है, बाकी भी सब जॉब कर रही है। सिस्टर एक मुंबई में है, वो मीडिया वो सीरियल वगैरह करती है। तो उस माहौल में, कंजर्वेटिव माहौल से निकलकर आज हम आपके सामने हैं,
उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं जो अपने लाइफ की जो जर्नी में बताती हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं जो बिल्कुल निराश महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं को मैं अपनी जर्नी स्पेशली मैं बताती हूँ और मैं देखती हूँ कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है, आसमान ज़मीन का फ़र्क पड़ता है। वो जहाँ निराश होती हैं, उन्हें लगता है कि बस मेरा जीवन ख़त्म हो गया और मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्या होगा मेरा। तो और जब मैं बताती हूँ तो उनके अंदर इतना मोटिवेशन देखती हूँ मैं कि वो अपने लिए, वो अगली बार जब डेट पे आती हैं, कोर्ट के हियरिंग पे आती हैं, तो देखती हूँ कि बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट, और वो बताती है कि मैंने जॉब ज्वाइन किया है और मैं जाती हूँ, मैं ड्यूटी कर रही हूँ। और वो से अकेले आती है, पहले वो किसी बहन के साथ आएंगी या माँ के साथ आएंगी, लेकिन जब मैं बताती हूँ तो मैं देखती हूँ वो खुद सेल्फ आती है, अकेले आती हैं, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर रखा है, वो जॉब कर रही हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगती हैं। तो मैं बिल्कुल अपनी लाइफ की जो जर्नी है वो बताती हूँ, और जो मेरे साथ और भी जो मेरे साथ निगेटिव चीज़ें हुई हैं, जो मैंने झेला है अपनी लाइफ में, जो दर्द झेला है या जो फिर जो भी कुछ झेला है, वो मैं उन्हें बताती हूँ, खुल के बताती हूँ, मैं कुछ नहीं छिपाती। तो उससे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आता है मेरे क्लाइंट्स पे, फीमेल क्लाइंट। देखिए, जिस तरह से जैसे लड़कियां मेरी लाइफ की जर्नी से वो मोटिवेट होती हैं, तो मैंने एक NGO बना रखा है। तो उसके तहत मैं जो भी लड़कियां हैं, अभी आप देखिए एक प्रचलन चल रहा है कि लड़के क्या है, वो शादी का झांसा देकर उनके साथ इमोशनली गेम खेलते हैं, वो उनके रिलेशन बनाते हैं, होटल्स ले जाते हैं, ऐसे कई केसेस मेरे पास हैं। तो मैं उसको अपने NGO के तहत मैं उन लड़कियों का फ्री ऑफ कॉस्ट मैं केस लड़ती हूँ और उन्हें मैं न्याय दिलाती हूँ। और पिछले साल मैंने एक केस पे मैंने 12 साल की सज़ा करवाई थी एक्यूज़ को। उसके बाद अभी 2 केसेस चल रहे हैं। तो अभी आप ये प्रचलन बिल्कुल चल गया है, और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं उन लड़कियों को चेतावनी देती हूँ कि जो भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं, जो भी आपको अगर इस तरह से इमोशनली शादी का झांसा देकर अगर वो ये कहते हैं कि मैं शादी करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ फलां जगह चलो, आप मेरे साथ रिलेशन बनाओ। इवन यहाँ तक हुआ है कि इंगेजमेंट करने के बाद उसने विश्वास में लेकर कि अब तो इंगेजमेंट हो गया हमारा, अब तो हम लोग शादी करने वाले हैं, बेजाब्ता फैमिली के साथ। उसके बाद उसने रिलेशन बनाया और उसने वो इंगेजमेंट तोड़ दिया रिलेशन बनाने के बाद। और अगर लड़की उसको दबाव दे रही है तो वो उस वीडियो को जो उसने उसके जो प्राइवेट वीडियो हैं जो उसने लिए थे, वो साजिश के तहत वो उसके फादर को, उसके भाई को, उसके दोस्तों को वो सेंड कर रहा है ताकि वो उसको ब्लैकमेल, उसको प्रेशर ना दे सके शादी का। तो मेरी प्यारी बहनों, लड़कियों, आप बिल्कुल सचेत हो जाइए और आप बिल्कुल ऐसे लड़कों के झांसे में नहीं आइए। पहले परिवार के ज़रिए आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं, बिल्कुल 7 पैरों में बंध जाएं, उसके बाद ही आप कोई कदम उठाएं अपने दोस्तों के साथ। अपने समाज, अल्पसंख्यक समाज या जो महिला समाज है, अल्पसंख्यक तो आप समझ, अल्पसंख्यक महिला समाज के बारे में, अल्पसंख्यक महिला समाज जितनी महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है जो अपर कास्ट भी हैं, वो सब महिलाएं वो एक्चुअली इमोशनल बेवकूफ़ होती हैं, जिन्हें जो वो समाज के ज़रिए और मर्दों के ज़रिए बनाया जाता है उन्हें बेवकूफ़। वो सारी हमारी महिलाएं जो हैं, वो चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे अपर कास्ट की हो, सब हमारी महिलाएं हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ उन्हें ज़रूरत होगी मैं उनके साथ हूँ, उनके बराबरी खड़ी हूँ, उनके लिए मैं लड़ूंगी और जो हो सकेगा मैं उनको न्याय दिलाऊंगी।